Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about heat wave and lightning added to natural calamities list. Important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. भारत सरकार ने रिसेंटली हीट वेव एंड लाइटनिंग को इंक्लूड कर दिया है अंडर नेचुरल कैलेमिटीज लिस्ट. दिस हैज बीन डन आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम 16th फाइनेंस कमीशन. तो 16th फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ था और अब उस सजेशन के बाद हीट वेव और लाइटनिंग को नेचुरल कैलेमिटीज डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर नेचुरल कैलेमिटीज लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हीट वेव का बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि अगर प्लेन एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या हिली एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए प्लस नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए किसी भी एक रीजन में, तो फिर कहा जाएगा कि उस एरिया में क्या चल रहा है, हीट वेव. तो नॉर्मल से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो और ओवरऑल प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो टेम्परेचर और हिली एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो हीट वेव है. और लाइटनिंग मतलब सडन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस. तो हीट वेव और लाइटनिंग दोनों के कारण बहुत बार लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज होता है. तो इस कारण से अब इन दोनों को भी नेचुरल कैलेमिटीज डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर नेचुरल कैलेमिटीज लिस्ट मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. तो ये कानून है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. उसके अंतर्गत नेचुरल कैलेमिटीज की लिस्ट मेंटेन की जाती है और अब उनके अंदर टोटल 14 नेचुरल कैलेमिटीज आ गए हैं आफ्टर इंक्लूजन ऑफ लाइटनिंग एंड हीट वेव्स. पहले 12 थे, अब 2 और ऐड हो गए. तो टोटल नेचुरल कैलेमिटीज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आर साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, हेलस्टॉर्म, फायर, फ्रॉस्ट या कोल्ड वेव, पेस्ट अटैक, हीट वेव एंड लाइटनिंग. नेचुरल कैलेमिटीज डिक्लेयर होने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज मान ली गई है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो फिर उस पे उन कैलेमिटीज से रिलेटेड टाइम टू टाइम आईएमडी कलर कोडेड अलर्ट फॉरकास्ट देता है. तो आईएमडी फॉरकास्ट आता है इन कलर कोडेड अलर्ट फॉर्म. ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके के कलर कोडेड अलर्ट्स आते हैं. रेड मतलब सबसे ज़्यादा खतरा है, उस टाइम में लोगों को और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है. सचेत पोर्टल के थ्रू अर्ली वार्निंग डिसिमिनेट किया जाता है. सचेत पोर्टल के थ्रू आपको पता है अब कि मोबाइल फ़ोन ब्रॉडकास्टिंग करके भी अर्ली वार्निंग दी जाती है. ये सब फ़ायदे होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ में इंक्लूड कर लेने के किसी भी कैलेमिटीज़ को. उसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा है, वो है फंडिंग को लेकर के कि जब ये कैलेमिटीज़ आएँ तो उनके रिलीफ मेजर के लिए कितना पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है. तो स्टेट लेवल पे एक फंड है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. उसमें नॉर्मली 80% तक पैसा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिलीफ मेजर्स इफ कैलेमिटी इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मतलब अब कहीं पे हीट वेव आता है या लाइटनिंग होती है, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का 80% पैसा इस्तेमाल कर सकता है फॉर रिलीफ मेजर्स. अगर अनलिस्टेड डिजास्टर है यानी कि इन 14 में नहीं है इंक्लूडेड कोई भी डिजास्टर, तो उस केस में स्टेट अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का सिर्फ 10% ही मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सकता है. तो ये है फंडिंग से रिलेटेड सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूजन कि अब इंक्लूड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया अंडर नेचुरल कैलेमिटीज, तो अब स्टेट अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का 80% तक पैसा रिलीफ मेजर्स में लगा सकता है. तो थोड़ा आप समझते हैं इन दोनों फंड के बारे में भी. यूनियन लेवल पे मेंटेन होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट लेवल पे होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. यूनियन लेवल पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, अगर कोई डिजास्टर होता है उस केस में रिस्पॉन्स देने के लिए फंड चाहिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए फंड चाहिए, रिलीफ मेजर्स रिहेबिलिटेशन के लिए फंड चाहिए. तो यूनियन लेवल पे एनडीआरएफ और स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ. एनडीआरएफ का पैसा जो है पूरी तरह से भारत सरकार कंट्रीब्यूट करती है
इट इज प्लेस्ड अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनडीआरएफ का पैसा आता है थ्रू लेवाई ऑफ सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। तो कुछ कुछ आइटम्स पे सेस लगाती है भारत सरकार, एडिशनल टैक्स, और वहां से एनडीआरएफ का पैसा आता है। एनडीआरएफ में कितने पैसे आए और कितना खर्च हुआ उसका हर साल सीएजी ऑडिट करती है। वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से यूनियन और स्टेट लेवल पे दो फंड मेंटेन किए जाते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 14 तरीके की अगर डिजास्टर्स होती हैं तो अपने फंड का 80% इस्तेमाल कर सकती है। अगर अनलिस्टेड है तो सिर्फ 10% ही मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर कोई लिस्टेड डिजास्टर है और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, उसके सारे पैसे खर्च हो गए, 80% तक अमाउंट खर्च हो गया, तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कैन सीक सम सपोर्ट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड यूनियन गवर्नमेंट विल इन दैट केस सपोर्ट द स्टेट from its NDRF. The states have to first utilize the funds available in SDRF, and if the magnitude of the disaster is unmanageable, then the state can seek money from union government through NDRF. एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो NDRF है या SDRF है, ये नेचुरल कैलेमिटीज के लिए तो इनका इस्तेमाल होता ही है, इन 14 तरीके की कैलेमिटीज के लिए। इन फंड्स का इस्तेमाल मैन मेड डिजास्टर को भी टैकल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे टेररिस्ट अटैक या केमिकल और बायोलॉजिकल डिजास्टर। सो मैन मेड डिजास्टर्स कैन ऑल्सो बी टैकल्ड विथ हेल्प ऑफ दीज फंड्स इफ इट हैज बीन अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई केमिकल डिजास्टर हो जाता है, भोपाल गैस ट्रेजिडी की तरह, तो उस केस में भारत सरकार अगर नोटिफाई करेगी, अलाउ करेगी, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एसडीआरएफ का पैसा भी खर्च कर सकते हैं और उसके बाद एनडीआरएफ से भी पैसा सीख कर सकते हैं। तो एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ इज नॉट ओनली फॉर नेचुरल कैलेमिटीज। यस, नेचुरल कैलेमिटीज के केस में तो होगा ही होगा, और ये 14 नेचुरल कैलेमिटीज के केस में स्टेट्स 80% तक पैसा खर्च कर सकते हैं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनिफिट मांगेंगे। लेकिन मैन मेड डिजास्टर के केस में भी, कैलेमिटीज के केस में भी पैसे खर्च किए जा सकते हैं इफ इट इज परमिटेड केस बाय केस by the central government. This point has to be kept in mind from prelims exam point of view. इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो prelims practice questions हैं. Please attempt these questions and submit the answer in the comment section. यूपीएससी ने डिजास्टर मैनेजमेंट में वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था, तो मैंने वही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे एज इट इज. द क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली इन लाइन विद द डिस्कशन दैट वी हैड सो फार. बेसिकली वल्नरेबिलिटी क्या होता है, किस किस तरीके की वल्नरेबिलिटी होती हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हजार्ड, तो इन सबको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो कल का दिन 4 अगस्त इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे था, और उस ओकेजन पे भारत सरकार ने, कल नहीं, द डे बिफोर यस्टरडे 4 अगस्त इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे था, और उस ओकेजन पे भारत सरकार ने लॉन्च किया है क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, कैप. दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with UNDP GEF, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. तो बेसिकली ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है क्लाउडेड लेपर्ड का कंजर्वेशन एक्शन प्लान. एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ यूएनडीपी जीईएफ ने मिल करके ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड. इसमें क्या मुख्य एक्शंस लिए जाएंगे क्लाउडेड लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए? हैबिटेट कनेक्टिविटी. तो क्लाउडेड लेपर्ड्स भारत में मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, थोड़े बहुत हिमालयन रीजन्स में भी मिल जाते हैं, मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड्स. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 14 इंपॉर्टेंट क्लाउडेड लेपर्ड्स के लैंडस्केप को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा.
दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन अंडर दिस क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। उसके अलावा साइंटिफिक मॉनिटरिंग की जाएगी क्लाउडेड लेपर्ड्स की इन्वायरमेंटल डीएनए की मदद से। इन्वायरमेंटल डीएनए मतलब जो भी क्लाउडेड लेपर्ड्स रिलीज करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, जैसे उनके फीकल कंटेंट या उनका कहीं हेयर गिर गया थोड़ा बहुत, इनको कैप्चर नहीं किया जाएगा। उनके जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी से कुछ डिकम्पोज पार्ट निकलता है तो उसकी मदद से क्लाउडेड लेपर्ड्स की ट्रैकिंग की जाएगी, उनकी पॉपुलेशन एस्टिमेशन की जाएगी। तो इसको कहा जा रहा है ईडीएनए बेस्ड एस्टिमेशन। और इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड्स के ऊपर ट्रैक रखा जाएगा कि कहाँ कहाँ उनका मूवमेंट हो रहा है विथ हेल्प ऑफ एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन। एम स्ट्राइप इज ए जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर इनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको एनटीसीए ने लाया था फॉर टाइगर प्रोटेक्शन, लेकिन अब एम स्ट्राइप्स का इस्तेमाल क्लाउडेड लेपर्ड्स के मॉनिटरिंग पे भी किया जाएगा। सो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान। क्लाउडेड लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा और हम देखें तो क्लाउडेड लेपर्ड्स जैसे कि मैंने कहा भारत में मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन रीजन में क्लाउडेड लेपर्ड्स मिलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड्स की पूरे एशिया भर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड डेंसिटी है इन डाम्पा टाइगर रिजर्व ऑफ मिजोरम। क्लाउडेड लेपर्ड की एक सबसे स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे बड़ी खासियत ये है कि दे हैव लार्जेस्ट कैनाइन, ये जो सामने वाले टीथ होते हैं फॉर रप्चरिंग एनी प्रे, ये उनका सबसे बड़ा है इन प्रोपोर्शन टू देयर स्कल या बॉडी साइज एज कंपेयर टू एनी लिविंग कैट फैमिली या स्पीसीज। दे हैव लार्जेस्ट कैनाइन। उसके अलावा दे आर हाईली अर्बोरियल, मतलब पेड़ों पे रहना प्रेफर करते हैं, एंड नॉकटर्नल मतलब रात के टाइम में एक्टिव होते हैं। इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है और अपेंडिक्स 1 का प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके साथ ही स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में भी क्लाउडेड लेपर्ड्स आर इंक्लूडेड। क्लाउडेड लेपर्ड्स आर ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, और मेघालय सरकार ने द डे बिफोर यस्टरडे इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे के ओकेजन पे मेघालय सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड, टू प्रोटेक्ट इट्स स्टेट एनिमल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट AI ट्रेनिंग एंड कॉपीराइट इश्यूज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। AI रिलेटेड अगर अप्लाइड एथिक्स का प्रश्न आता है तो उसमें इन पॉइंट्स का आप जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दीज आर एडवांस्ड AI सिस्टम्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन काम करता है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स। हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन पहले ग्रैब करता है, स्पीच के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, रीड करता है, सुनता है, तो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन लेता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है और उसके बेसिस पे फिर अपना रिस्पॉन्स देता है अलग अलग सिचुएशन में। वैसे ही जैसे हमारा ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है वैसे ही AI सिस्टम्स का होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एंड दीज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अडैप्ट या टेक इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म, टेक्स्ट, वॉइस, 3D सिग्नल, इमेजेस एंड ऑल। और इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स उनको ग्रैब करते हैं, उसको अपने अंदर अडाप्ट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं और उसके बेसिस पे दे जनरेट रिस्पॉन्स व्हेनेवर सम क्वेश्चन इज पुट इन फ्रंट ऑफ देम। तो इस तरीके के AI टूल्स को कहा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल्स, LLM AI टूल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल्स के एग्जांपल हैं ChatGPT, Gemini, DeepSeek etc. तो जस्ट लाइक ह्यूमन दे ऑल्सो लर्न थ्रू द इनपुट्स and then they give output as per the question put in front of them. अब एक बात तो तय है कि जैसे किसी भी इंसान ने ज़्यादा पढ़ाई की है तो वो बढ़िया रिस्पॉन्स दे सकता है। तो दो चीज़ें हैं बढ़िया रिस्पॉन्स देने के लिए, एक तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं उसने और प्लस उसका ब्रेन जो है वो ज़्यादा तरीके से सोच सकता है, बेहतर तरीके से उन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एसिमुलेट कर सकता है। तो उसी बेसिस पे तय होगा कि एक इंसान का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, जवाब कितना अच्छा है।
कितनी किताबें उसने पढ़ी या कितनी चीजें उसने सीखी और उसका ब्रेन कितना अच्छा काम करता है। यही आइडिया आप LLM AI मॉडल्स के लिए भी लगा सकते हैं। बेहतर रिस्पॉन्स के लिए LLM AI models like ChatGPT, Gemini require massive data sets, and then they also need to have trillions of internal parameters, their own way of thinking. Internal parameters means capacity to learn complex pattern and generate better results. तो एक LLM मॉडल कितना अच्छा होगा किसी भी AI टूल का, उन दो बातों पे वो निर्भर करेगा। उसका इंफॉर्मेशन कितना वाइड है और उसके इंटरनल पैरामीटर्स कितने ज़्यादा हैं। तो इंटरनेशनल लेवल के कई सारे LLM बेस्ड AI टूल जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीपसीक के बारे में हमने देखा। भारत के अंदर भी एक बेंगलुरु बेस्ड AI कंपनी है सर्वम AI, उसने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल्स रिलीज किए हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल AI टूल डू गेट ट्रेनिंग एंड देन हाउ दे गिव आउटपुट। अब आजकल हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी AI कंपनियां अपने LLM मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल कम कर रही, सीधा सीधा फिजिकल किताबों का इस्तेमाल कर रही। ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। ऑनलाइन कंटेंट जो भी है उस पर कॉपीराइट इश्यूज आते हैं। दूसरा, AI स्लोपिंग की भी समस्या आ रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर कंटेंट AI ने खुद जनरेट किया है, उसको लेक करके फिर AI अपने आप को ट्रेन करे, तो इसी फिनोमेना कहा जाता है AI स्लोपिंग, जिसमें कुछ रिकरिंग मिस्टेक्स होने की संभावना हो सकती है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने की संभावना हो सकती है। इसी कारण से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी AI कंपनियां खूब सारी किताबें खरीद रही हैं, हजारों लाखों किताबें खरीद रही हैं और इन किताबों को फीड कर रही हैं टू देयर LLM टूल्स। ऑस्ट्रेलिया, US, इन सब जगहों से खबरें आ रही हैं कि बिग फर्म्स आर बाइंग लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, स्कैनिंग देम एंड देन डिस्ट्रॉइंग देम। बुक्स का डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, बुक्स से जो AI की ट्रेनिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग, जिसमें बुक्स आर केप्ट इंटैक्ट, बुक्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, बट ये काफ़ी स्लो है क्योंकि पेज बाय पेज पढ़ना होगा, तो स्लो है, इस कारण से कॉस्टलियर भी है नॉन डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग, कि बुक्स की जो बाइंडिंग है या स्पाइन है उसको काट के हटा दो, सारे पेजेस को एक साथ फैला दो और फिर एक बार में स्कैन कर दो। दिस प्रोसेस इज डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग प्रोसेस इज फास्टर एंड चीपर। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग जनरली किया जाता है फॉर दोज बुक्स दैट आर वेरी रेयर, वैल्यूएबल, जिनकी ज़्यादा कॉपीज नहीं है। डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग की जाती है जिनकी बहुत सारी कॉपीज हैं मार्केट में, उनकी डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग कर लो। पॉइंट ये है कि बुक्स की मदद से ट्रेनिंग की जा रही है रादर देन कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? इसमें मुख्य क्वेश्चन है कॉपीराइट इशू का, कि क्या क्या यहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अब ऑथर्स जो दुनिया भर के हैं उनका मानना है कि AI की जो ट्रेनिंग हो रही है बाय कॉपिंग द एंटायर बुक, इट इज वायलेशन ऑफ देयर कॉपीराइट बिकॉज इट में रिड्यूस देयर इनकम। जब AI सारी चीजें पढ़ लेगा तो लोग AI से ही सर्च करके चीजें जानेंगे। जैसे आज आपको किसी भी बुक की समरी जाननी है तो आप चैट जीपीटी पर टाइप करेंगे प्लीज गिव मी समरी ऑफ दिस बुक, वो दे देता है। तो उसने पहले वो बुक पढ़ी होगी तब तो कहीं ना कहीं उस ऑथर जिसने वो सारी किताब लिखी उसकी इनकम को तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो AI सिस्टम जो है वो तमाम बुक्स को स्कैन कर ले रहे हैं और उसकी समरी बना करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल AI कंपनीज का फायदा हो रहा है, ऑथर्स का इनकम का नुकसान हो रहा है और उनकी कॉपीराइट वायलेट हो रही है। और इसी कारण से ऑथर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर ऑफ एन ओपिनियन दैट AI कंपनीज मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस या पे रॉयल्टीज बिफोर यूजिंग देयर बुक टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट। जबकि AI कंपनियों का मानना है कि हम सीधा सीधा कॉपी नहीं कर रहे, इंसान भी तो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो, कोई मान लीजिए कि टीचर कोई किताब पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसी किताब की बातों को क्लास में टीचिंग के लिए इस्तेमाल करता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस, तो उसको तो आप नहीं कहते कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो हमें क्यों कह रहे हैं? तो ये एक ग्रे एरिया है, एक एथिकल कंसर्न निकल करके आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको लेकर के कोई क्लियर कट कानून अभी तक नहीं है। जैसे भारत के अंदर ही बात करें तो कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 का सेक्शन 52 कहता है
कि किताबों का एक कुछ तरीके का इस्तेमाल जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे कि किताबों को प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए पढ़ना, रिसर्च पर्पस के लिए पढ़ना, क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के लिए पढ़ना, तो इन सबको किताबों का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। दीज एक्टिविटीज विल बी कॉल्ड फेयर डीलिंग। लेकिन कोई क्लियर कट लॉ नहीं है। अब ये कानून तो आप देख रहे हैं 1957 का है, उस टाइम तक तो एआई जैसी चीजें थी नहीं। देयर इज नो क्लैरिटी इन इंडियन लॉ, और इसी तरीके से दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि कॉपिंग ऑफ बुक बाय एआई कंपनीज फॉर एलएलएम ट्रेनिंग, इसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाए या ना माना जाए। भारत के केस में जैसा मैंने आपको कहा, ये टर्म ध्यान रखिएगा, कुछ एक एक्टिविटीज के लिए अगर आप बुक पढ़ते हैं, जैसे प्राइवेट पर्पस के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए या क्रिटिक्स लिखने के लिए, so it is considered as fair dealing and it is not considered as infringement of copyright. टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि एलएलएम को लेकर के जो उसका ट्रेनिंग का तरीका है, जहां पे किताबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या लीगल इश्यूज हैं, क्या एथिकल डायलेमा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विक्रम साराभाई मेडल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Astrophysicist Annapurni Subramaniam has been awarded with COSPAR Vikram Sarabhai Medal 2026. विक्रम साराभाई मेडल 1990 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन ऑनर ऑफ ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया विक्रम साराभाई। इट इज एन इंटरनेशनल मेडल awarded to scientists from developing countries who have contributed in the field of space research. ये विक्रम साराभाई मेडल दिया जाता है कॉस्पार, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च एंड इसरो द्वारा ज्वाइंट रूप से। कॉस्पार की अगर हम बात करें तो इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी इंस्टीट्यूटेड इन 1958। इट इज एन एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, इनको इस बार मिला है कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल साल 2026 के लिए, और इसके साथ ही सी हैज बिकम 4th इंडियन टू रिसीव दिस इंटरनेशनल मेडल। उनके पहले 3 इंडियन जिनको ये इंटरनेशनल मेडल मिला है वो हैं अनिल भारद्वाज जी 2024, गुरबख्श सिंह लखीना 2014 एंड यूआर राव 1996। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डज नॉट इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट सेक्रेटरी जनरल, तो यूएनएससी सेलेक्ट करता है। और अगेन यहाँ पे यूएनएससी सेलेक्टेड, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नॉट एवरी मेंबर कंट्री ऑफ यूएनएससी हैज वीटो पावर, ओनली द परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर। वेटलैंड से रिलेटेड अगेन फोर्थ स्टेटमेंट इज ओनली रॉन्ग, वेटलैंड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन फ्लड कंट्रोल। लोहित डिस्ट्रिक्ट में है ग्लाव लेक, ठीक है। इट इज फर्स्ट रामासार साइट ऑफ इंटायर नॉर्थ ईस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज फर्स्ट रामासार साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट इंटायर नॉर्थ ईस्ट। एंड कामलांग टाइगर रिजर्व में है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस एफएसएसएआई वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन 2018, all the 3 statements are correct. Nauru is not smaller but rather larger than Monaco. That's all from our side for today. Thanks for watching.